हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज के बारे में। रोमांटिक एज जिसे कहा जाता है रोमांटिसिज्म, देखेंगे इस एज को पूरा। इससे पहले एक झलक उस पर डाल दें जो हम अब तक स्टडी कर चुके हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ से स्टडी किया था रेनेसा से, रेनेसा जो कि 1500 से लेकर 1600 तक चला था। ये जो डिवाइड था, सबसे पहला था एलिजाबेथन एज, ये चला था 1558 से 1603 तक, जब इसकी इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ। फिर आता है इसके बाद में जैकोबिन एज, ये चला था 1603 से 1625 तक, जब इंग्लैंड का राजा था जेम्स फर्स्ट। फिर आता है कैरोलाइन एज, ये चला था 1625 से 1649 तक, जब इंग्लैंड का राजा था चार्ल्स फर्स्ट। बेसिक ध्यान रहेगा, एलिजाबेथ से एलिजाबेथ, जैकोबिन से तो जे से हो जाएगा जेम्स फर्स्ट, कैरोलाइन सी से हो जाएगा चार्ल्स फर्स्ट। फिर इसके बाद आता है कॉमनवेल्थ और प्यूरिटन इंटररेग्नम, ये आया था। उसके बाद में आता है न्यू क्लासिकल एज, जो चला था 1660 से 1798 तक। इसमें सबसे पहला था रेस्टोरेशन एज, जो चला था 1660 से 1700 तक। उसके बाद आता है ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज जिसे कहा जाता है द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, क्योंकि इस एज के अलेक्जेंडर पोप सबसे फेमस पोइट या राइटर थे। ये एज था 1700 से लेकर 1745 तक। फिर आया द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसे कहा जाता है एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, क्योंकि डॉक्टर जॉनसन इस एज के सबसे प्रोमिनेंट राइटर थे। ये एज चला था 1745 से 1798 तक। इतना हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज के बारे में। रोमांटिक एज जो कि 1798 से 1837 तक चला था, और जब 1837 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया हो गई थी, तभी से शुरू हो गया था विक्टोरियन एज 1837 से। जब रोमांटिक एज का प्रारंभ हुआ था, उसमें इंग्लैंड का राजा था किंग ऑफ इंग्लैंड। कौन था? किंग जॉर्ज थर्ड। किंग जॉर्ज थर्ड इंग्लैंड का राजा था, जो कि जाना जाता है नोन फॉर इंसैनिटी। इसके लिए जाना जाता है, इंसैनिटी मीन्स पागलपन, मतलब पागलपन के कारण ये फेमस है, या पागलपन के कारण जाना जाता है, ये हो गया था पागल। कौन? किंग जॉर्ज थर्ड। अब कोई भी एज होता है तो एकदम तो नहीं आ जाता, उससे पहले उसके फीचर्स कुछ फीचर्स पहले शो हो जाते हैं। थोड़ा पहले इसे देख लेते हैं, रोमांटिक एज और रोमांटिसिज्म। ठीक है, ये है क्या? तो फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, जो रोमांटिसिज्म है, इसके फादर कौन हैं? जीन जैकस रूसो। ये तो नाम सुना ही होगा कि रूसो जो हैं, इन्होंने ही वो टर्म कही थी, रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो। ये कहा था रूसो ने, और उनसे ही सीखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस टर्म को कहा था रिटर्न टू नेचर, लेकिन इसके जो फादर हैं वो हैं रूसो। सबसे पहले उन्होंने ही इसके लिए यूज किया था। और जो ये स्टार्ट हुआ था रोमांटिक एज, इसकी स्टार्टिंग थी विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलाड्स या लिरिकल बैलेट्स। जो लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुए थे, जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज, इनके दोनों के द्वारा पब्लिश हुए थे। इन दोनों ने मिलकर इसे पब्लिश किया था, जिसमें कुछ पोएम्स थी। बात करें पोएम्स की, क्योंकि कई बार टीजीटी या पीजीटी में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे सभी पोएम्स कितनी थी? 23। जो लिरिकल बैलेट्स है, इसमें सभी पोएम्स थी 23, जिसमें 19 लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने और 4 पोएम्स लिखी थी कॉलरिज ने। और एम ऑफ रोमांटिसिज्म, इसका एम क्या था? उद्देश्य, एम ऑफ रोमांटिसिज्म। द बेसिक एम्स ऑफ रोमांटिसिज्म, जो रोमांटिसिज्म के बेसिक एम थे, वेरियस, वो तो बहुत सारे थे। नंबर 1 क्या था? अ रिटर्न टू नेचर। सबसे पहला इसका उद्देश्य था कि प्रकृति की तरफ लौटो। टू बिलीव इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की अच्छाई में विश्वास करो। रीडिस्कवरिंग ऑफ आर्टिस्ट, कलाकारों का पुनः डिस्कवरिंग मतलब खोज। एज अ सुप्रीमली इंडिविजुअल क्रिएटर, एक सर्वोच्च विशेष क्रिएटर के रूप में।
मतलब ये था रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो, क्योंकि उसमें बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए थे, उसे डिस्कस करेंगे आगे। तो जो है प्रकृति की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, तो सबसे मेन रीज़न क्या था कि प्रकृति की तरफ लौटो, मतलब प्रकृति पर ध्यान दो। तो ये थोड़ा इतना हो गया, देखते हैं इसके आगे। मेजर थीम्स ऑफ रोमांटिसिज्म, जो रोमांटिसिज्म आया था इसकी थीम क्या थी, इम्पॉर्टेंट थीम। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है एज एन ऑप्शन, जैसे कि लिख दिए क्वेश्चन कोई लिख दिया और नीचे ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया गया कि कौन सी जो रोमांटिसिज्म की थीम क्या है। नंबर फर्स्ट इमोशन, इमोशन भी इसी की थीम है। फिर आता है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन भी थीम इसी की है। और नेचर, ये तो सबसे पहली फर्स्ट चीज़ है, प्रकृति, नेचर, मेन चीज़ तो नेचर ही है। और फिर सोशल क्लास, इसके बारे में मतलब भावना, कल्पना, प्रकृति और सामाजिक वर्ग। तो जैसा कि इसका नाम है रोमांटिसिज्म, तो रोमांटिक का मतलब ये नहीं है कि लड़का लड़की का प्रेम, यहाँ रोमांटिक का मतलब है नेचर, मतलब प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को दिखाना, मतलब प्रकृति के प्रति प्रेम के लिए कहा गया है रोमांटिसिज्म, मतलब प्रकृति के लिए व्यक्ति का रोमांटिक होना। जो कि पोइट्स थे वो प्रकृति के प्रति रोमांटिक थे, इसलिए उन्हें कहा गया था रोमांटिक एज। और फिर एंड ऑफ रोमांटिक एज, रोमांटिक एज का अंत कैसे हुआ, कब हुआ, तो द रोमांटिक एज बिगेन अराउंड 1798। इसका आरंभ तो हुआ था लगभग 1798 में और अंत हो गया था 1837 में। उसके बाद द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर एट दैट टाइम हैवली इन्फ्लुएंस्ड दिस पीरियड, मतलब उस टाइम का जो राजनीतिक और आर्थिक वातावरण था उसने इस काल के लिए बहुत प्रभावित किया। विद मैनी राइटर्स फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत सारे राइटर्स के साथ में। और जब कब हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, फ्रांस की क्रांति, जिसने कि विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाला था। तो ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये हुआ था 1789 से लेकर 1799 तक। उसके बाद आगे, देर वाज अ लॉट ऑफ सोशल चेंज इन दिस पीरियड, इस पीरियड में बहुत सारी सामाजिक परिवर्तन हुए। कॉल्स फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, कॉल्स पुकार, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी मतलब गुलामी से आज़ादी, बीकेम लाउडर ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय सबसे बड़ी प्रक्रिया यही थी कि गुलामी से आज़ादी मिले। विद मोर राइटिंग ओपनली अबाउट देयर ऑब्जेक्शंस, और राइटर जो इसके बारे में खुलकर लिखें। उसमें जो रेवोल्यूशन जो हुए थे, जैसे कि ये है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, फिर आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसे आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ देख लेते हैं कि जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था ये हुआ था 18th सेंचुरी में, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ये हुआ था 1760 में। तो जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था इसमें क्या था, आफ्टर द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद में पीपल, एक बार होगा, पीपल मूव्ड अवे फ्रॉम कंट्री साइड, लोग कंट्री साइड से दूर चले गए, एंड फार्मलैंड, भूमि से मतलब ज़मीन से दूर चले गए। दे स्टार्टेड टू सिटीज, उन्होंने शहर में रहना आरंभ कर दिया था जब हुआ था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ये हुआ था 1760 में। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द ट्रांजिशन टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ये जो था एक परिवर्तन था, किसके लिए, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक नई निर्माण प्रक्रिया के रूप में इन यूरोप में एंड यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में। जैसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, कृषि से लोग त्याग कर कहाँ जा रहे थे, शहर की ओर। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इसमें बहुत सारी, मतलब जैसे यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि औद्योगिक क्रांति, इसका मतलब, इस क्रांति का मतलब ये कहना चाहते हैं जैसे कोई मान लिया फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ उत्पन्न होती हैं, तो अब लोग खरीदने वाले हैं कितने, 10,000 या 1,00,000 कह सकते हैं, मतलब 1,00,000।
1 लाख लोग हैं मान लिया, और जो फैक्ट्री कुल सामान बना पा रही है 50,000, कोई वस्तु सही कोई प्रोडक्ट है ये बना पा रही 50,000, खरीदने वाले 1 लाख, इस तरह से क्रांति सी छा गई थी। मतलब लोग खरीदने वाले ज़्यादा थे और बेचने वाले या कह सकते हैं वस्तुएं थी कम। उसके बाद आगे है, इसके बाद में स्टार्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज का प्रारंभ। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, मान लीजिए रोमांटिक एज है, रोमांटिक एज, तो कोई भी एज हो, चाहे रोमांटिक हो और या विक्टोरियन हो या कोई सा भी एज हो, तो एकदम से नहीं आ जाता। जैसे कोई बच्चा है, चाइल्ड है, वो उसका जन्म हुआ, जन्म होने के तुरंत एकदम से वो यंग नहीं हो गया, यंग एकदम नहीं होगा। यंग होने के जो फीचर्स हैं कुछ समय से पहले से ही दिखाई दिए जाएंगे। जैसे कि आदमी युवा होता है या जवान होता है, एकदम बूढ़ा नहीं होता, या प्रौढ़ावस्था में होता है तो एकदम से बूढ़ा नहीं होता, धीरे धीरे उसके फीचर्स पहले से हो जाते हैं। ऐसे ही ये है कि जो रोमांटिक एज था, ऐसा नहीं है कि एकदम 1798 में ही ये एज आया था। इसको 1798 में या 1798 से शुरू होने से पहले कुछ फीचर्स तो पहले ही शो हो गए होंगे। लिखा है रॉबर्ट बर्न्स इज कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। रॉबर्ट बर्न्स के लिए ये माना जाता है कि इसकी स्टार्टिंग करने वाले, रोमांटिक मूवमेंट का स्टार्ट करने वाले जो थे पायनियर थे, इस कह सकते हैं इसके खोजकर्ता थे। सबसे पहले जो स्टार्ट किया था एज किया था रॉबर्ट बर्न्स ने। ऑल्दो हिज डेथ इन 1796, यद्यपि 1796 में उनकी मृत्यु प्रीसीड्स, उसने बताया व्हाट मैनी कंसीडर द स्टार्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, कि रोमांटिसिज्म की प्रारंभ के बारे में लोग क्या विचार करते हैं। हिज लाइरिसिज्म एंड सिंसियरली मैनी या मार्क हिम एज एन अर्ली रोमांटिक राइटर्स, उसके कुछ कार्य हैं जिसने ऐसा मार्क कर दिया है कि ये जो है सबसे प्रारंभिक रोमांटिक पोइट थे। तो कह सकते हैं जो रोमांटिक पोइट थे रॉबर्ट बर्न्स, इन्होंने बहुत सारे कुछ ऐसे वर्क्स लिखे थे जो कि इन्हें माना जाता है रोमांटिक राइटर। और इनके जो मेजर वर्क्स थे, ओल्ड लॉन्ग साइने, एक ये वर्क था इनका जो इन्होंने लिखा था 1788 में, और था टॉम ओ सेंटर, एक वर्क इनका ये था, उन्होंने इस वर्क के लिए लिखा था 1791। देख लीजिए अभी जब इन्होंने वर्क लिखे हैं तो 1798 अभी आई नहीं है, और 1788 1791 जब उन्होंने उस समय ये लिखे थे, उस समय ही रोमांटिक एज के कुछ फीचर्स थे वो शो होने लगे थे इन्हीं के वर्क में, इसलिए इन्हें मानते हैं सबसे पहला रोमांटिक पोइट। ही इंस्पायर्ड मैनी ऑफ द राइटर्स ड्यूरिंग रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक पीरियड के जितने भी पोइट्स हैं उन सब के लिए ये प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। कौन? रॉबर्ट बर्न्स जो हैं, जो नए कुछ राइटर्स हैं उनके लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि आता है विलियम ब्लैक। अब बात करें विलियम ब्लैक की, क्योंकि ये विलियम वर्ड्सवर्थ इन सबसे पहले के हैं, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कहते हैं विलियम ब्लैक वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट रोमांटिक पीरियड राइटर्स। जो विलियम ब्लैक हैं ये रोमांटिक एज के सबसे प्रारंभिक राइटर हैं। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे, इन स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, वह आध्यात्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। एंड ऑफन रोट अबाउट दीज थीम्स, और प्रायः इन्हीं विषय के बारे में लिखते थे इन हिज वर्क्स अपने काम में। ब्लैक कैन बी सीन एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। कह रहे हैं कि जो विलियम ब्लैक हैं, विलियम ब्लैक के लिए जो रोमांटिक मूवमेंट है उसका माना जाता है फाउंडर, कह सकते हैं इन्होंने इसकी नींव रखी है। तो उनके वर्क कौन कौन से हैं, एक नज़र इन पर डालते हैं। हिज वर्क्स कौन कौन से हैं? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, मोस्ट फेमस वर्क है इनका, ये आया था 1789 में। और सेकंड वाला है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये आया था 1794 में। दोनों में ही प्रकृति के बारे में थोड़ा बताते हैं, और यहाँ तो बताते हैं निर्दोष, मतलब सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, निर्दोषता या निर्दोष का एक गीत, इसके बारे में बताते हैं। आगे और देखते हैं इस एज में जो पोइट्री थी। अब थोड़ा इसे डिस्कस कर लें। स्कॉलर्स से दैट, जो कुछ विद्वान थे वो ये कहते हैं, या विद्वान ये कहते हैं द रोमांटिक पीरियड बिगेन विद पब्लिशिंग ऑफ लिरिकल बैलेट्स। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि शुरू कब हुआ था? 1798 में जो आया था वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। जैसे कि ये मैंने बता ही दिया अभी, 23 पोएम थी इसमें से जो 19 थी वो थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, और +4 थी वो थी कॉलरिज की। टोटल कितनी हो गई? 28
3 पोएम्स, लेकिन ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ विद्वानों का ये मानना था, जैसे कि सबसे पहले ये लिरिकल बैलेड्स यही आए थे 1798 में, तो यहीं से माना जाता है कि जो रोमांटिक एज है वो शुरू हो गया था। और जो लिरिकल बैलेड्स, इसमें क्या था, ये फिर से एक बार देख लेते हैं इसे। लिरिकल बैलेड्स ये जो है स्टार्ट हुआ था किससे, ये तो बता दिया 1798 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। 23 पोइम्स हैं, 23 पोइम्स हैं, जिसमें कि विलियम वर्ड्सवर्थ इन्होंने लिखी हैं 19 और कॉलरिज ने लिखी हैं 4। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो वर्ड्सवर्थ ने पोइम लिखी हैं वो लिखी हैं नेचुरल, उनकी नेचुरल थीम है, और जो कॉलरिज हैं इनकी थीम है सुपर नेचुरल। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे कॉलरिज से 1795 में मिले थे, और जो इनका लिरिकल बैलेड्स है ये कॉलरिज के एंशिएंट मारिनर इससे शुरू होता है और एंड होता है टिंटन अवे से। क्लियर है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इसमें कि एंशिएंट मारिनर इससे शुरू होता है जो कि कॉलरिज का है, और विलियम वर्ड्सवर्थ के टिंटन अवे यहाँ समाप्त होता है। ये लास्ट पोइम है और सब 1798 में ये आई थी। उसके बाद है विलियम वर्ड्सवर्थ या वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वर गुड फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर। जो वर्ड्सवर्थ थे और कॉलरिज थे एक दूसरे के अच्छे मित्र थे और एक दूसरे को प्रायः इम्प्रेस या प्रभावित भी या इंस्पायर भी किया करते थे। अब जो रोमांटिक एज था इसे थोड़ा डिस्कस करें। जैसे 2 जनरेशन्स ऑफ रोमांटिक एज, रोमांटिक एज की 2 पीढ़ियाँ थीं, मतलब 2 जनरेशन में ये एज चला था। सबसे पहले थी फर्स्ट जनरेशन जिसे हम कह सकते हैं ओल्ड जनरेशन, और दूसरी थी सेकंड जनरेशन, इसे कह सकते हैं यंग जनरेशन। ये 2 जनरेशन्स में ये रोमांटिक पीरियड डिवाइड था। जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कौन कौन थे, रॉबर्ट बर्न्स, मैंने अभी इनका जिक्र किया था, रॉबर्ट बर्न्स जो कि सबसे पहले थे, कह सकते हैं पॉइनियर थे इसके। फिर आते हैं विलियम ब्लैक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कह सकते हैं रोमांटिक मूवमेंट के ये फाउंडर थे, ये पॉइनियर थे। फिर आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदे, ये हैं। और सेकंड जनरेशन आती है जिसे कहते हैं यंग जनरेशन, इसमें थे जेन ऑस्टन थी, ये बहुत अच्छी उपन्यासकार थी। फिर लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेले और जॉन कीट्स, ये आते हैं यंग जनरेशन, मतलब ये ओल्ड जनरेशन और ये यंग जनरेशन। जो ये पोइट थे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदे, इन तीनों के लिए कहा जाता है लेक पोइट्स। लेक झील पर रहते थे, इन तीनों के लिए लेक पोइट कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे ऑप्शन दे दिया, 2 नाम दे दिए विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, और तीसरा कहते हैं और ऐसा कौन सा पोइट है जो कि लेक पोइट से बिलोंग रखता है, तो हो जाएगा रॉबर्ट साउदे। इस तरह से ये हैं। तो इन्हें देख सकते हैं 2 जनरेशन में हैं इनकी, ओल्ड और यंग। तो ओल्ड में कौन कौन हो गए, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदे, जेन ऑस्टन सेकंड वाले में आ गए। यंग जनरेशन में जेन ऑस्टन, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेले और जॉन कीट्स। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखते हैं इसे। व्हाई डिड दीज पोइट्स राइट रोमांटिक थीम या अबाउट नेचर। कहने का मतलब है जब ये एज आया था, कौन सा, रोमांटिक एज, जब ये रोमांटिक एज आया था तो उस समय जो राइटर्स थे उन्होंने रोमांटिक थीम क्यों लिखी या प्रकृति के बारे में क्यों लिखा रोमांटिक एज में। तो रीज़न क्या था उसमें, जैसा कि ये डिस्कस अभी किया है हम लोगों ने, 3 रेवोल्यूशन हुए थे। सबसे पहला क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये चला था 1760 में। फिर आया अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिका को आज़ादी मिली थी 1776 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये चला था 1789 में, 1789 से 1799 तक ये चला था। तो उस समय इतनी सारी औद्योगिक क्रांतियाँ हो रही थी तो प्रकृति की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। चारों तरफ जो महामारी, इस तरह की महामारी तो नहीं कह सकते हैं कि जब रेवोल्यूशन क्रांति छाई हुई थी
तो प्रकृति की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। तो ऐसे में पोइट ने, जो कुछ पोइट्स आए जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं, बहुत सारे और हैं, जॉन कीट्स हैं, इन सब ने ध्यान किया कि बताइए प्रकृति जो कि बहुत बड़ा एक सिखाने का स्रोत है, नेचर, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। तो जो पोइट जो आए थे पोइट, उन्होंने प्रकृति के बारे में लिखना फिर शुरू किया। इन सब से लोग ऊब गए थे, तब लोगों ने ध्यान किया प्रकृति के बारे में। जब इन पोइट्स ने प्रकृति के बारे में लिखा कि देखें प्रकृति कितनी अच्छी चीज़ है, ये प्रकृति हमें क्या कुछ सिखा सकती है यदि हम इससे सीखना चाहें। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, क्योंकि ये रोमांटिक एज के बारे में है। लेकिन अभी ये जो पार्ट है, ये कह सकते हैं पार्ट है इसका 1, क्योंकि अगर पूरी वीडियो इसी में बनाएंगे तो वीडियो हो जाएगी लेंथी। नेक्स्ट वीडियो में इस रोमांटिक एज को पूरा कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।